नमस्कार। चलिए आज जानने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। एक बेसिक बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी है और इसका देखा जा सकता है तो एक कहा जा सकता है इसको पेनी स्टॉक की तरफ या मल्टी बैगर कहा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मैं इसको समझता हूँ यदि वो 50 रुपये से नीचे का स्टॉक है, नियरली 100 रुपये से नीचे का स्टॉक है, तो उसको क्या कहा जा सकता है। मैं सोचता हूँ जो ये या तो पेनी स्टॉक की नज़र में आता है या फिर मल्टी मल्टी बैगर के स्टॉक में फॉल करती होगी। तो क्या समझते हैं इसके बारे में, साउथ इंडियन बैंक के बारे में क्या निकल के आती है। जहाँ पे बैंक जैसे बाकी सारे बैंक सर्विस देती है, वैसे भी ये भी बैंक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसके चार्ट को बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक में क्या लग रही है, एक सपोर्टिंग लाइन के आसपास आके खड़ी हुई है। और उस सपोर्टिंग के बाद यदि थोड़ा सा गिरावट आती है तो फिर वो थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है स्टॉक के लिए, ऐसा देखने में लगता है। हमको रिकमेंडेशन या स्टॉक की आपको एडवाइजरी नहीं दे रहे आप इसको स्टॉक को खरीदो या बेचो या फिर अपना होल्ड करो। मैं ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। कंप्लीटली लर्निंग पर्पस और इसका हम फाइनेंशियल को हाईलाइट्स की तरफ चेक करने का प्रयास करेंगे, चाहे इसका स्टैंड लोन की डेटा हो या कंसोलिडेट डेटा को, सबका आपस में कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या है इसकी परफॉर्मेंस रेशियो, क्या निकल के आती है, और साथ में इसका बैंकिंग का चार्ट ग्राफ क्या कहती है आगे की मूवमेंट के लिए। चलते हैं समझते हैं इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। और बेसिकली साउथ इंडियन बैंक 1929 में बनी थी, बहुत पुरानी बैंक है। इट वाज द इंडियन बैंक व्हिच इज फर्स्ट शेड्यूल्ड बैंक था अमाउंट द प्राइवेट सेक्टर बैंक थे इन द केरला, और केरला में बैंक बनी थी। इट वाज द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द साउथ इंडिया एंड पर्टिकुलर इन द केरला, बेसिकली इन द केरला के हिसाब से था। साउथ इंडियन बैंक प्रोवाइड्स रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, para banking activities such as debit cards, third party financial product distribution in the addition to the treasuries including also। अर्थात में सिंपल देखा जाए इस बैंक को बेसिकली जो बनाया बनाया था, बैंक जो बनी थी शेड्यूल्ड बैंक और 1929 में बनी थी, ये साउथ इंडिया के बेस में बनी थी। इसका नाम इसलिए रखा गया था साउथ इंडिया, क्योंकि यहाँ की जो बैंकिंग सर्विस थी वहाँ पे शायद उतना अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे एक लोकल टाइप की बैंक बनाई गई थी शेड्यूल बैंक साउथ इंडियन के नाम से। और साउथ इंडियन नाम जो बैंक थी उसका क्या परफॉर्मेंस है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आजकल तो ये मुझे लगता है काफ़ी सारा ब्रांच है, नॉर्थ इंडिया में इसका ब्रांच ओपन हो चुका है, ढेर सारा ब्रांच की बात करें तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लेते हैं क्या। अब पहले यहाँ पे मार्केट वाली जो प्राइस है ना उसको मैं करता हूँ कट, क्योंकि अभी इस प्राइस के बारे में कोई भी बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट इस हिसाब से ये तो चलती बुलती रहती है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कभी कटती है कभी चलती है। हम जानने की बात करेंगे ना इसका बेसिस बुक वैल्यू की तरफ। सबसे पहला पॉइंट्स बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू कितना है, 25 रुपये के आसपास। और दूसरी बात निकल के आती है डेट्स टू इक्विटी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको समझना चाहिए। देखिए बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इसमें डेट्स टू इक्विटी काफ़ी बेहतर ज़्यादा लग रहा है। साथ में देखा जाए करंट रेशियो की बात, करंट रेशियो के बारे में आपको पता है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, तो इसके बेसिस पे काफ़ी 5.19 के आसपास रेशियो निकल के आती है। इसके बाद इसकी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या निकल के आती है फ्रंट, ये करंट प्राइस से कंपेयर करते हैं, क्योंकि 25 रुपये का बुक वैल्यू है तो 70 रुपये के आसपास का ट्रेड अभी फिलहाल होता नजर आता है। और इसके इंट्रेंसिक वैल्यू की तरफ एक नज़र डालें तो निकल के आते हैं 30 रुपये 39 के आसपास, अर्थात इंट्रेंसिक वैल्यू इसका हायर हायर देन द बुक वैल्यू। अब आती है इंडस्ट्रियल की पोटेंशियल की तरफ। इंडस्ट्री की पोटेंशियल निकल के आती है करीब 13% के आसपास। और इस स्टॉक को अर्थात इस बैंक को, साउथ इंडियन बैंक को के पोटेंशियल जो मिला है मार्केट के हिसाब से, वो पोटेंशियल की बात करता हूँ केवल 6.71% के आसपास। अर्थात इसकी पोटेंशियल बल्कि बाकी जो बैंकिंग सेक्टर कंपनियां हैं उससे उनको पोटेंशियल काफ़ी कम मिला है। और आधा परसेंट के आस आधा परसेंट मान लेते हैं इसको, 50% ही मानते हैं, क्योंकि 13% टोटल है तो उसका 50% ही दिया है, मतलब 6.71 के आसपास। अब आते हैं दूसरी तरफ, वो क्या पार्ट्स है, वो पार्ट्स निकल के आती है डिविडेंड की पार्ट। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अर्थात साउथ इंडियन में डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को। आर ओ 6.47 के आसपास, आर ओ 16 अब आते हैं इसके साथ साथ लास्ट, और वो लास्ट पॉइंट है ईपीएस।
अर्निंग पर शेयर कितना है, 4 रुपये का। सोचिए, मैं एक बार दोबारा रिव्यू करता हूँ इसको। बुक वैल्यू 25 रुपये, अर्निंग पर शेयर 4 रुपये, इंट्रेंसिक वैल्यू इज 40 रुपये, और करंट प्राइस इज 27 रुपये, और इन सब के पीछे जो फेस वैल्यू है वो केवल 1 रुपये का। ओके, डेट्स इक्विटी काफी ज्यादा नजर आती है, साथ में से करंट रेशियो काफी ज्यादा नजर आती है, प्लेस कुछ है नहीं, और प्रमोटर के पास कुछ होल्डिंग है नहीं, अर्थात 100% पब्लिक होल्डिंग्स। अब इसको हम चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट तरफ में देखा जाए 27 रुपये के आसपास प्राइस चल रही थी, जो कि हम चार्ट में भी देख सकते हैं, जहां पे इनकी सपोर्टिंग लाइन को तोड़ती नजर आती है। और ये फिलहाल इनका जो सपोर्टिंग था, वो सपोर्टिंग को कई बार आसपास आके तोड़ती नजर आती है। और इसको एक आकलन करके देखा जाए तो मैं एक आकलन अभी फिलहाल लेता हूं, यदि इससे ज्यादा नीचे गिरती है स्टॉक तो फिलहाल क्या होगा, जो कि इसका एक सपोर्टिंग लेवल है, बार बार इसी स्टॉक पे इसी प्राइस पे आके स्टॉक टिकी है, वो क्या होगी, इसके जैसे ही गिरावट आएगी तो फिर मार्केट में थोड़ा सा हलचल मस्ती नजर आ सकती है। तो फिर हम चलते हैं इधर और समझते हैं 52 की हाई। तो 52 की हाई अभी तक का कितना है, 37 रुपये के आसपास। लोअर साइड इज 16 रुपये 31 पैसे के आसपास, अर्थात सीधा सीधा मैं कैलकुलेशन करूं, 16 दूनी 32, और निकल के आती है कितना, 4, अर्थात कितना, 16 का 0 पॉइंट। तो इसका टोटल देखा जाए तो 2.25 टाइम्स इज इंक्रीज फ्रॉम द बॉटम टू हाई रेंज, अर्थात सीधा सीधा कैलकुलेशन देखा तो दोगुना इसका प्राइस बढ़ चुका है। बाकी और क्या देखना, एक बॉटम से लेकर के और हाई तक के लिए। और फिलहाल जो ट्रेड करती नजर आती है 27 के आसपास निकल के आती है, उसमें क्या होती है, उसमें तो फिर आपको क्या नजर आती है, क्योंकि इसमें गिरावट वाली पोजीशन निकल के आती है। लेकिन ओवरऑल चार्ट में क्या नजर आती है, चार्ट में जो फिलहाल कुछ पीरियड से, जो कि जनवरी के बाद एक 6 महीने में अच्छी खासी जनवरी में ग्रो लेवल मिला था, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला, जहाँ पे लगातार बिकवाली चलती नजर आती है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं, और चार्ट को एक साल के चार्ट हम सामने ले, एक साल के चार्ट में एक नजर आता है जो एक स्टॉक में लगातार इसकी फिलहाल क्या देखें, एवरेज प्राइस के आसपास देखा जाए, एवरेज प्राइस इसकी क्या निकल के आती है, एवरेज प्राइस कुछ लंबी एवरेज निकल के फिलहाल नहीं आती है। और इसी एवरेज के आसपास देखा जाए तो यहाँ पे एक एवरेज प्राइस आती है, निकल के आती है, जिस प्राइस के आसपास लगातार स्टॉक ट्रेड करती नजर आती है। इस पर बार बार आती है स्टॉक्स और वहीं आके अटकती है, और वो सिचुएशन ये रही। इसके बाद यदि गिरती है यहाँ से, यदि अपने सपोर्टिंग लाइन, तो फिर चिंता की बात तो होनी ही चाहिए, और होती रहती है। तो इसमें फिलहाल यहाँ पे देखने को आई कि स्टेबल उसी के प्राइस आसपास, एवरेज प्राइस के आसपास ही कामकाज करती नजर आ रही। कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे एवरेज प्राइस के आसपास ही कामकाज करती नजर आती कंपनियां हैं। बहुत बड़ा इसमें क्या था, इसमें बहुत बड़ा ग्रो लेवल देखने को नहीं मिला है। हाँ, एवरेज प्राइस के आसपास ग्रो लेवल कामकाज करती नजर आती है। तो उस हिसाब से यहाँ से हम कंपेयर करें कभी, तो परसेंटेज ग्रोथ कितना की निकल के आती है, नियरली 30 डिग्री के आसपास की आप चार्ट, आप ग्राफ बना सकते हैं इस हिसाब से। चलते हैं आगे और समझने के प्रयास करते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ, एक्चुअली मुझे अक्सर मैंने देखा है, जब कंपनी के पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसे की ज़रूरत क्या करती है पता है, अलॉटमेंट ऑफ ESOP। मतलब कंपनी लोन एक नहीं लेना चाहती है, अपनी जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय को मालिक बनाना चाहती है। और मालिक बनाना चाहकर क्या पता है, कंपनी को पैसा आ जाएगा, इनका इंटरेस्ट बन जाएगा, जो अच्छा हमारे पास कंपनी का पैसा इंटरेस्ट, जो कंपनी का शेयर है काफ़ी सस्ते रेट में मिल गया, और हम कंपनी के लिए अच्छे से काम कर सकते, मतलब दोनों तरह की बातें होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए, मैं इसको ज़रा ओपन करके देखता हूँ तो ये क्या निकल के आती है यहाँ पे, तो कि कितने शेयर्स ऐसा है जो कि जिनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, या इसके अंदर अपने एम्प्लॉय को लेकर के। अब पे कुछ इन्फॉर्मेशन अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर की बात कर रही है। अब यहाँ पे निकल के ये आती है, जो लेटेस्ट अपडेट में 25 जून का अपडेट था, और कंपनी ने ये कहा, जो हम अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर हम सेबी जो भी रूल्स रेगुलेशन आप इसमें नहीं जाना चाहते, नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट करना चाहता है, 1 लाख
19,751 और फेस वैल्यू कितना, 1 रुपये का। एक्सरसाइज प्राइस इज 8 रुपया 35 पैसे। अर्थात अपने एम्प्लॉय को एक इंटरेस्ट बनाने के लिए कितना शेयर देता है, केवल 8 रुपये 35 पैसा पे शेयर देगा। और इससे कंपनी को कितना पैसा आएगा, उसके बुक्स में पैसा आएगा 9,99,000। अर्थात 10 लाख रुपए के लिए कंपनी, अर्थात 10 लाख रुपए की हो सकता है कुछ जरूरत हो या कुछ काम करना है, उनको दे देती है। अब आते हैं कुछ और बात पे। और बात क्या निकल के आती है, कहती है कंसिक्वेंसली एज बाय जून 25 जून को इशूड इन द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द बैंक स्टैंड्स इंक्रीज। कितना इंक्रीज कर जाएगा, निकल के आ जाएगा 261,61,62,61,61,65,774 डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट्स इक्विटी शेयर ऑफ द 1 रुपये। अर्थात 1 रुपये की फेस वैल्यू है तो शायद 1 रुपये इतना ये इनकी कैपिटल क्रिएट नजर आएगी। तो ये हमने लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा, अभी 25 तारीख को अपडेट था। अब इसके बाद कुछ और जो लॉस्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रही है, बाकी कुछ अपडेट ऐसा देखने को नहीं मिली। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी इससे पहले भी एक शेयर इशू किया था। क्या किया था, राइट इशू किया था। कब, 24 में, अभी रिसेंटली फरवरी के अंदर। अर्थात बैंक के पास लगता है पैसे की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। और जब ये बेसिकली आपको पता है ना, जो स्टॉक मार्केट की जो कोई लिस्टेड कंपनी है वो एफपीओ तो जल्दी ला नहीं सकती, क्योंकि एफपीओ के लिए तो फिर उसको कंप्लायंस का काफ़ी फॉलो करना होता है। और उसके साथ साथ ये राइट इशू लेकर के आती है, जिससे क्या होता है, इसमें कंप्लायंस का पार्ट थोड़ा कम होता है और आसानी से पैसा ले लेती है और राइट एंटाइटलमेंट देती है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास से ही कुछ पैसे बनाना चाहती है कंपनी, तो वो अपने शेयर को दोबारा बेचती है कुछ सेम रेट या कम रेट के ऊपर, और फिर उनको सेम रेट के या उससे नीचे वाले रेट में दे देते हैं। तो ये इसका पार्ट्स रहा। चलते हैं रिटर्न की तरफ, और रिटर्न करने का मतलब रिवेन्यू की तरफ। रिवेन्यू में क्या निकल के आती है, कंपनी की जो प्रॉफिट पार्ट थी इंक्रीज निकल के आती है, लेकिन रिवेन्यू तो इंक्रीज करती है, प्रॉफिट डाउन साइड जाती है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन थी, वो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी गिरावट में आती है। तो आखिर यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स तो बढ़े, सेल्स के बेसिस पे ये सब चीज़ें नहीं बढ़ी। तो क्या इसका कंसोलिडेट डेटा क्या कहती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे ना, स्टैंड लोन हो या कंसोलिडेट डेटा हो, तो यहाँ पे स्टैंड लोन में क्या निकल के आती है, स्टैंड लोन का रिवेन्यू इंक्रीज करती नजर आती है। उसी रिवेन्यू के मॉडल पर इसमें जो डेटा अपडेटेड है, यहाँ पे रिवेन्यू के बेस पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इंटरेस्ट अर्न है, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट अर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे हम प्रॉफिट कई पार्ट्स को ले सकते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेते हैं तो क्या निकल के आती है, तो हमने क्या लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ले लिया। अर्थात टोटल रेवेन्यू, टोटल अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और टोटल नेट प्रॉफिट। इतने रेवेन्यू के बाद, इतना सारा रेवेन्यू अर्थात के बाद आपके पास प्रॉफिट कितनी आ रही है, थोड़ी सी पार्ट, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओवरेज मतलब बहुत कम परसेंटेज निकल के आती है। इसको चर्चा करें तो अब क्या आती है, इसको हम समझने के लिए प्रयास करते हैं यहाँ पे, और डेटा निकल के आती है। जो डेटा है क्वार्टरली डेटा बेसिस पे, एक बार कंसोलिडेट तरफ हम ध्यान दें तो मार्च 24 में कंसोलिडेट डेटा क्या कहती है, इसका जो कितना 2021 में जून के आसपास कितना क्वार्टर था, करीब 1600 करोड़ के आसपास था। वो कितने पे जाती है, करीब 2200 करोड़ पे जाती है। अर्थात यहाँ से तो यहाँ पे ग्रोथ लेवल देखने को मिली है। और इसको ये क्वार्टरली बेसिस पे ये कहा जा सकता है, अभी ये टॉप ऑफ द ईयर पे कामकाज करती नजर आती है। इसकी सेल्स या रिवेन्यू का है, तो सेल्स की बात करते हैं तो ये समझने में थोड़ा सा आसान हो सकता है। अब आते हैं अदर साइड, जहाँ पे नेट प्रॉफिट को देखा जाए। नेट प्रॉफिट में क्या निकल के आती है, 287 करोड़ इन द क्वार्टर। और इससे पहले देखा जाए, इससे पहले भी करीब 200-300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका, 334 करोड़ का। अर्थात यहाँ पे बहुत बड़ी पुल बैक नहीं थी। यहाँ पे एवरेज मार्केट में
इनकी थोड़ी सी पिटी क्वार्टर में, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी यहाँ पे क्या था, 1% नेगेटिव। क्या फाइनेंशियल मार्जिन यहाँ पे 2% होती है, 2% फाइनेंशियल मार्जिन के बाद भी यहाँ पे क्या होता है, गिरावट होती है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे कॉइन की कॉस्ट बढ़ती नजर आती है, और कॉस्ट बढ़ती नजर आती है तो भी इनका प्रॉफिट पार्ट निकल के अच्छा खासा आता है। ईयरली बेसिस डेटा की बात करूँ, ईयरली में 3 साल के डेटा यहाँ पे अवेलेबल है जैसे कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ। तो हम देखा जाए तो करीब 22 से लेकर के और यहाँ तक के डेटा में कितना निकल के आती है। जहाँ पे देखा जाए 22 में 6500 करोड़ था, तो ये लगातार इंक्रीज करती नजर आती है फिलहाल 24 तक में। यहाँ पे वाई हिसाब से इंक्रीज नजर आती है। प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाए तो प्रॉफिट कितना है, 1070 करोड़ के आसपास। यहाँ पे ईयरली बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर करती नजर आती है, और इसके बेसिस पे परफॉर्मेंस जो स्टॉक का रहा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। हिस्टोरिकल डेटा कुछ है नहीं क्योंकि ये कंपनी न्यू लिस्टेड सद है, इसको बाकी कुछ कहा नहीं सकता। प्राइस ऑन द सीजीआर के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, और इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हिस्टोरिकल डेटाबेस यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग टाइप में, और शेयर होल्डिंग के लिए क्या कहना चाहती है कंपनियां। और शेयर होल्डिंग में सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक के पास ही शेयर होल्डिंग है, 100% पब्लिक। 100% पब्लिक क्या कहती है, जहाँ पे शेयर्स कितनी है इनके पास, 261 करोड़ 59 लाख 26,200, इतने की इनकी गैप क्या है, कैपिटल्स, अर्थात इनकी शेयर कैपिटल के ही या फिर पब्लिक होल्डिंग के, क्योंकि 1 रुपए का फेस वैल्यू है। इसमें क्या निकल के आती है, इसकी तरफ एक नज़र डालें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो एफ आई की पोजीशन सबसे ज़्यादा 15% के आसपास, डी आई की पोजीशंस 4%। अब यहाँ पे एक चिंता की बात है इस कंपनी में, और ये चिंता पता है क्यों है, ये जो हिस्टोरिकल डेटा आता है ना, और यहीं से मैक्सिमम जो स्टडी होती है वो यहीं से होता है। मैं आज ऑन डेट में कितना तो पता चलता नहीं, आज ऑन डेट में कितना इसका पोजीशन है, यदि ये पता चल जाए तब तो अच्छी बात है। एज ऑन डेट की हम एक बार ट्राई करें, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा आती है, उसमें क्या निकल के आती है, आज इसका डेटा क्या निकल के आती है, ये मार्च तक की डेटा निकल के आती है। एज ऑन डेट के डेटा निकले तो क्या होगा पता है, तो मार्केट में सबके पास एक ट्रांसपेरेंसी नॉलेज है, अच्छा इनके पास आज की पोजीशन इनका ये निकल के आता है, और आज ये खरीदारी और ये आज बिकवाली का। लेकिन ये रिसर्च का मामला है, इसलिए तो मार्केट में रिसर्च जरूरी है। ये इसके लिए पता है बल्क डील ढूंढना पड़ता है या ब्लॉक डील ढूंढना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा तो अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे एनएससी के ऊपर, कुछ बीएससी के ऊपर होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डीआई क्यों कह रहा था चिंता की बात, क्योंकि डीआई के पास किसी टाइम में पोजीशन करीब कितना था, 16% से ज़्यादा का, और ये पोजीशन आज के टाइम में कितना है, केवल 4% के आसपास। आखिर पोजीशन गया कहाँ, तो पब्लिक के पास लगातार बढ़ती नजर आती है। तो डीआई में है कौन, यहाँ पे डीआई में देखा जाए तो डीआई में यहाँ पे क्लियरिटी दिखती है, डीआई में कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं देखने को जिनका 1% से ज़्यादा पोजीशन देखने को मिलती है। जहाँ पे दो था जो सबके बिकवाली करके निकल, जहाँ से कोटक महिंद्रा या जो भी था, आज ऑन डेट में किसी का परफॉर्मेंस केवल और केवल एलआईसी की पोजीशन देखने को मिलती है, जो कि कितना है, 2.5% के आसपास। उसके बाद कोई भी ऐसा यहाँ पे इन्वेस्टर्स रिटेल में देखने को नहीं मिल रहा। अब आते हैं पब्लिक में, पब्लिक में क्या निकल के आती है, पब्लिक में एक निकल के आती है यूसुफ मुशालियम्स ब्रिटिश अब्दुल कदर, इनके पास लगातार पोजीशन बनी हुई है। अर्थात ये एक बिग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या सुपर इन्वेस्टर हैं, क्या है इसके बारे में यदि उस वेबसाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो मिल सकता है। इनकी बल्क डील के बारे में केवल कहती है कितना शेयर लिया था उसने, 3 करोड़ शेयर लिया था, 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ शेयर लिया था 21 रुपये के प्राइस पे। कब प्राइस किया था, 20 जनवरी को उन्होंने खरीदा था, और साउथ इंडियन बैंक में कितना 4% की पोजीशन उन्होंने होल्ड किया था इस कंपनी में। और इसकी और कुछ बातें, तो और कुछ बातें यहाँ पे निकल के नहीं आती, अर्थात क्या है कहाँ क्या है नहीं पता, इनको कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है। ओवरऑल हमने इसको देखने का प्रयास किया। 80% जो होल्डिंग है, 80% होल्डिंग में 4% को छोड़ दिया जाए तो 76% होल्डिंग जो है, 75% मान लेते हैं,
75% होल्डिंग 100% पब्लिक के पास ही कामकाज करती नजर आती है, जहाँ पे कोई भी बड़े नजर नहीं आती है। और इसमें एक चीज को और देखें, जहाँ पे ईयरली डेटा का बेसिस देखें तो क्या हुआ, इसके पास पोजीशन शिफ्ट कब किया। तो लगातार पोजीशन ऐसे बना हुआ है जैसे पहले डीआई के पास अच्छा खासा पोजीशन था 17 में, फिर पोजीशन को लगातार बिकबाली के पोजीशन में देखता गया, फिर कभी बढ़ता गया कभी घटता गया, और 15% के आसपास पोजीशन रखती है। और डीआई यहाँ से अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बैकअप अपने बोडिया बिस्तर बांधती नजर आती है। और जब बोडिया बिस्तर बांधेगी डीआई तो कहाँ पे बढ़ने जाएगा, तो एक रिटेल मार्केट के लिए खतरा होती है, मार्केट में जाके चली जाती है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे चार्ट में नज़र आती है जो लगातार एक सस्टेन करती है स्टॉक में, थोड़ा सा अभी फिलहाल एक, क्योंकि इसके प्राइस के आसपास देखिए लगातार आई है प्राइस पे, इसी प्राइस के आसपास, और इस प्राइस से ज़्यादा गिरती है तो फिर इसमें कोई फिलहाल कोई सपोर्टिंग लेवल तो ऐसा देखने को मिलती नहीं है। एक यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन इस प्राइस पे लगातार आई है, 2 बार आई है, लेकिन उससे पहले और गिरती है तो फिर यहाँ पे और चिंता की बात हो सकती है। और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस तो काफ़ी सारा है यहाँ। और करंट मार्केट डिवाइस इसलिए मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मार्केट में देखा जा सकता है कि किस तरह से मोमेंटल होती है। एक दिन में बल्क डील हो गया, बल्क डील करने वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है, कब होता है बल्क डील के लिए, जब इन्फॉर्मेशन हो जाती है ट्रेड हो जाती है तब पता चलता है अच्छा इसमें बल्क बल्क हो गया, ब्लॉक डील हो गया। अब आते हैं एज ऑन डेट परफॉर्मेंस के बाद। परफॉर्मेंस में स्टॉक की परफॉर्मेंस जब हम करेंगे तो मार्केट में कई बार बुल मार्केट को बियर मार्केट से एज ऑन डेट के हिसाब से, कई बार यहाँ से यहाँ के लिए, कई बार यहाँ से यहाँ के लिए। तो एज ऑन डेट की परफॉर्मेंस की बात हम करने वाले हैं। यहाँ पे एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस लेवल क्या है स्टॉक का, पोर्टफोलियो में जिनके पास पड़ा होगा उसकी चर्चा करें तो निकल के आती है नियरली 10 सालों में 11% के आसपास, कुछ भी नहीं है। 5 सालों में देखा जाएगा 125%, कुछ भी नहीं है। 3 सालों में 130% और 2 सालों में 200, मतलब यहाँ तक तो सस्टेन करती नजर आती है। उसके बाद क्या थी, उसके बाद 1 साल में 66%, फिर इसमें 14%, फिर इसमें क्या था, उसके बाद लगातार स्टॉक में क्या था, क्योंकि हमने पहले कहा कि उसके बाद ट्रेंडिंग इसका चेंज हो गया। और ट्रेंडिंग चेंज का मतलब ये था जिसमें थोड़ा सा गिरावट वाली माहौल थी। और माहौल में देखा जाए तो चार्ट में, अब इसको पूरे के पूरे हम चार्ट को आकलन करते देखते हैं तो चार्ट किसी टाइम में अच्छी खासी चार्ट हुआ करता था 31 रुपये के आसपास, फिर उसमें 36 रुपये के आसपास, लेकिन फिलहाल ये सस्टेन करते नजर 27 के आसपास। और यहाँ से ट्रेंडिंग इसका लगातार क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग लगता है कि ये नीचे की तरफ आती है, थोड़ी सी लगातार थोड़ी सी नीचे की तरफ आती मूवमेंट नजर आती है। जहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे देखने को, जहाँ पे लगातार एक जंप वाली पोजीशन थी, यहाँ पे ऐसे गिरावट वाली पोजीशन देखने को मिलती जा रही है स्टॉक। अब इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन की तरफ देखा जाए क्या निकल के आती है। ऐसा इसमें बुक्स वैल्यू की बात हमने पहले कर लिया था, कितने बुक वैल्यू के निकल के आसपास निकल के आती है। इसके बल्क डील और ब्लॉक डील के बारे में हमने यहाँ पे देखा जो क्या निकल के आती है। कुछ कंपनी के बारे में उन्होंने कुछ इसका ब्लॉक डील किया था, लेकिन ये ब्लॉक डील की बात कब की थी इनकी, फरवरी की थी। फिलहाल में जून में कोई ब्लॉक डील नहीं आती है, नज़र नहीं आती है। इसके साथ देखा जाए इनमें 25 जून को या क्या 25 जून को इनमें USPO है, जो कि इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से कामकाज करती है। और इनके पास पैसे आते हैं, कैपिटल्स हैं, हिस्ट्री के डेटा कहती है। और प्लेज की बात करूँ तो प्लेज कुछ है नहीं, क्योंकि सबके सब ड्यू डिलिजेंस की तरफ एक नज़र डालते हैं। और NCLT का कुछ अपडेट था 2022 का, उसके बाद कुछ अपडेट नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। साथ में इंडेक्सेशन की बात करें, इनके पास जो लोन्स वाला पार्ट है जहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं, 1 फरवरी का HDFC बैंक का लोन था कितने का, 250 मिलियन का। उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती। दोस्तों हम बात कर रहे थे साउथ इंडियन बैंक के बारे में, और दोस्तों इसके पीएस कंपनी की तरफ एक नज़र डालेंगे तो पीएस कंपनी HDFC निकल के आती है। यहाँ से कंपेयर करना बिल्कुल बेकार है। इसको कंपेयर कहाँ से किया जा सकता है, इसकी सेल्स के बेसिस पे। सेल्स कितना है, 2200 करोड़ क्या, इनको 2200 करोड़ अर्थात इनको यहाँ से किया जा सकता है कर्नाटका बैंक से, क्योंकि ये भी उसी साइड के बैंक हैं। जम्मू कश्मीर से भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी सेल्स में से ज़्यादा निकल के आती है। तो ये हमने थोड़ा सा पार्ट्स लिया समझने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।